कहानी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक सफ़ेद बालों वाली लड़की हाथ में एक माचिस लिए खड़ी हुई थी और उसके सामने ही एक ब्रेड का टुकड़ा रखा था। और तभी वो उस माचिस को बुझाते हुए कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे वैलेरिन। और हमें पता चलता है कि इस ब्लू आंखों वाली लड़की का नाम वैलेरिन है और ये इस कहानी की फीमेल लीड है। और हमारी फीमेल लीड बताती है कि वो इस जमा देने वाली महल में बहुत सालों से रह रही है, पर फिर भी वो किसी तरह से इस जगह पे अपनी 19th बर्थडे तक टिक पाई है। और फिर भी जो इस दीवार के बाहर के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो बस इस जगह से गायब हो जाए। तभी हमें वो बताती है अपने बारे में कि उसका नाम वैलेरिन वेलोप है, जो कि एक फॉर्मल प्रिंसेस हुआ करती थी, जिसको एम्परर ने मार्क लॉर्ड पैलेस पे बंदी बनाने का ऑर्डर दिया था। और आसपास के जितने भी जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये तो बहुत ही कम सज़ा है इसके लिए, इसे तो एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था। और बाकी के जो लोग थे वो भी इस चीज़ से सहमत थे और कह रहे थे कि ये तो एक ट्रेटर की बेटी है जिसने एम्प्रेस को पॉइजन देने की कोशिश की थी। और सारे लोग एक साथ हिज मैजेस्टी से कहते हैं कि इसे और भी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी जो एम्परर था उन्हें वो घूर के देखते हैं और तभी हमारा एम्परर कहता है कि सारे लोग चुप हो जाओ और अभी जो भी इस बारे में कोई भी बात करेगा तो उसे हमारी फीमेल लीड के साथ ही उस मैकलॉर्ड पैलेस में बंदी कर दिया जाएगा। और ये बात सुन के सारे लोग चुप हो जाते हैं। हमारी फीमेल लीड वहीं पे अपने घुटनों पे झुकी हुई थी और कांपते हुए सोचती है कि ये जो फ्रोज़न पैलेस है इसमें रहना डेथ से कम नहीं है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि जो मेरा हाफ ब्रदर है, जो इस एम्पायर का एम्परर है, वो मुझे ज़िंदा रखने के लिए बस यही एक चीज़ कर सकती है। पर फिर भी मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। फिर हमें मार्कलॉर्ड पैलेस के बारे में बताया जाता है कि ये जो पैलेस है ये फ्रोज़न माउंटेन के एकदम ऊपर बना हुआ है। पर ये जो माउंटेन है ये हमेशा से ही जमा हुआ नहीं था। करीब 500 साल पहले उस समय के जो फॉर्मर एम्परर थे रोज़ार, उन्होंने एक मॉन्स्टर को हराया था और उस मॉन्स्टर के पास किसी भी चीज़ को जमा देने वाली पावर थी। और जैसे ही एम्परर ने उसके दिल पे वार किया वैसे ही जो उसकी पावर थी वो एक्सप्लोड हो गई और पूरे माउंटेन में फैल गई। और माउंटेन के जो आसपास की जगह थी वो भी माउंटेन के साथ ही फ्रीज हो गई। और इसी वजह से जितने भी विलेजर्स थे वो उस बर्फ़ में फ्रीज हो गए। और 500 साल बीतने के बाद भी वो जगह वैसे ही भयंकर है। और हमारी फीमेल लीड बताती है कि मुझे इस पैलेस में कैद करना भी इनफ नहीं था। मेरे अंदर वो जो मॉन्स्टर था उसकी जो पावर थी हर चीज़ को फ्रीज करने वाली वो भी मेरे अंदर आ गई थी। तभी सीन प्रेजेंट में आती है और हमारी फीमेल लीड अपने आप से ही सवाल करती है कि मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्यों है। अगर गॉड सच में इंसानों से प्यार करते हैं तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। और उसकी लाइफ से भी क्या ही उम्मीद करना जिस लाइफ में उसने कभी भी वार्मथ को फील ही नहीं किया। एक पर्सन जो बिना किसी वार्मथ के सर्वाइव भी नहीं कर सकता। पर फिर भी मैंने इतने सालों से बिना किसी होप और एक्सपेक्टेशन से जिंदा रही। और मेरी जो ये 19 बर्थडे है उसमें मेरी जो आखिरी विश है वो यही है कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं। और हमारी फीमेल लीड अपने ही मैजिक से कुछ बर्फ के टुकड़े बनाती हैं और कहती हैं कि यही सबके लिए सही होगा। और वो अपने ही उस बर्फ के टुकड़ों से अपने ऊपर वार कर लेती है। तभी हमारी फीमेल लीड अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहती है कि ये बहुत ज़्यादा ही वार्मथ है। और वो गॉड से प्रे करते हुए कहती है कि डियर गॉड, अगर कोई भी इस दुनिया में इस आइसोलेट जगह की बातें सुन रहा है तो प्लीज़ मेरी प्रेयर सुने और अगले ज़िंदगी में मुझे एक ऐसी जगह पे पैदा करे जहाँ पे ठंडी ना हो। तभी अगले सीन में हमें कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और हमारी फीमेल लीड अपनी आंखें खोलती हुई देखती है कि उसके सामने उसकी मॉम
चिल्ला रही थी उसके ऊपर, और वो हैरान होके सोचती है कि मदर, उसे लग रहा था कि शायद आंखें बंद होने से पहले उसकी जो पास्ट मेमोरी है वो उसे दिखाई दे रही है। और अभी हमारी जो फीमेल लीड की मॉम है वो गुस्से में कोई चीज़ को अपने हाथ में पकड़ती है और हमारी फीमेल लीड के ऊपर देखते हुए कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की को पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और ये कहते ही वो उस चीज़ को ज़मीन पे फेंक के मारती है और वो चीज़ टुकड़ों में बिखर जाती है। हमारी फीमेल लीड शॉक और डिसअपॉइंट होके सोचती है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले जो मोमेंट मेरे आंखों के सामने फ्लैश होना था वो यही मोमेंट क्यों है। और वो ये भी सोचती है कि जो मेरी लाइफ का फाइनल मोमेंट है वो भी उसका शांति से नहीं गुजर रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ऐसे विक्टिम की तरह एक्ट करना बंद करो। और तभी वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि जब भी मैं तुम्हारी चेहरा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हेल में जी रही हूँ। और वो बहुत गुस्से वाली आंखों से हमारी फीमेल लीड को देख रही थी। हमारी फीमेल लीड बताती है कि मेरी मॉम, जिनका नाम एलिशिया है, जो फॉर्मर हाई कॉन्सर्ट हुआ करती थी, पर उनके अंदर जो ग्रीड था वही उनका डाउनफॉल का कारण बना। और जब मेरा हाफ ब्रदर थ्रोन को सक्सेस किया और एम्परर बना, तब मेरी माँ को बिना किसी चीज़ के निकाल दिया गया और उन्होंने हर चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर लगा दिया। और तब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, इसी वजह से मैंने भी मान लिया था कि इन सब में मेरी ही गलती है और मैं बिना किसी कंप्लेंट के हर एक चीज़ सहने लगी थी। तभी वो सोचती है कि मैं कितनी ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी। अगले ही सीन पे हमारी फीमेल लीड शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी माँ बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देख रही है और कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें और भी ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। ये कहते ही उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा हैरान होके सोचती है कि अभी मुझे दर्द हुआ पर मैं तो मर गई थी ना। तभी वो अपने दिल को महसूस करती है और देखती है कि उसके हाथों से रोशनी निकल रही है और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं पास्ट में वापस आ चुकी हूँ और मेरी जो फ्रीजिंग करने वाली एबिलिटी है वो भी मेरे पास है। तभी उसके ख्यालों को तोड़ते हुए उसकी माँ उससे कहती है कि लगता है अब मेरी बेटी भी मुझे नीची नज़रों से देखने लगी है। और हमारी फीमेल लीड वहीं पे बैठी हुई सोचती है कि अगर ये मेरी पनिशमेंट है तो ये बहुत ही ज़्यादा ही क्रूएल है। और तभी उसकी मॉम उसे दोबारा से मारती है और उसे मारने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक येलो हेयर वाला लड़का जा रहा था जिसकी आंखों का रंग भी येलो था और उसे भी वो आवाज़ सुनाई देता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेड अपने हाथों पे एक म्यूजिक बॉक्स लिए खड़ी हुई थी और वो मेड बताती है कि ये हिज मैजेस्टी द एम्परर की तरफ से एक गिफ्ट है। तभी हमारी फीमेल लीड की मॉम कहती है कि क्या ये मिलार्ड ने भेजा है, और तभी हमें पता चलता है कि जो एम्परर है उसका नाम मिलार्ड है। तभी वो मेड बताती है कि ये गिफ्ट एम्परर ने प्रिंसेस वैलेरिन के लिए भेजा है, यानी कि हमारी फीमेल लीड के लिए। और हमारी छोटी सी फीमेल लीड भी वहीं पे खड़ी हुई थी। तभी हमारी फीमेल लीड की मॉम एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहती है, आखिरकार वो एम्परर अपने आप को समझता क्या है। तभी वो कहती है कि इस चीज़ को कहीं पे भी रख दो, और वो मेड कहती है कि इट्स माय लेडी। हमारी फीमेल लीड भी उस म्यूजिक बॉक्स की तरफ ही देख रही होती है। तभी रात हो जाती है और हमारी फीमेल लीड भी उस म्यूजिक बॉक्स के पास जाके उसे धीरे से टच करती है और तभी अचानक म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। हमारी फीमेल लीड वहीं पे अपना सर रखते हुए सोचती है कि ये जो म्यूजिक चल रहा है और इसके जो वर्ड्स है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, जो मैंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं
सुना। और तभी सीन प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जो चीज उसके सामने टूटा हुआ था वो वही म्यूजिक बॉक्स था जो उससे उसके भाई ने दिया था। तभी उसकी मॉम उसे गुस्से में घूरती हुई कहती है कि अपने कमरे में ही रहो और मेरे परमिशन के बगैर एक कदम भी बाहर रखने का सोचना भी मत। हमारी फीमेल लीड अभी भी शौक में होती है और वो उस टूटे हुए म्यूजिक बॉक्स को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिरकार मैं कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ और मैं ये सब सहन ही क्यों कर रही हूँ। और ये सब सोचते हुए ही वो अचानक से उठती है और अपने माँ को धक्का देते हुए कमरे से दौड़ के बाहर चली जाती है। उसकी इस अचानक धक्के से उसकी मॉम धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से कोई उसे पकड़ो। और हमारी फैमिली डरते हुए भाग रही होती है और भागते हुए वो सोचती है कि आखिरकार मैं कहाँ जाऊँ। तभी उसे अपने दिमाग में एम्परर का ख्याल आता है कि और वो सोचती है कि जब मैं उस स्नोई माउंटेन में कैद थी तब एम्परर मिलाड ही थे जो मुझे हर चीज भेजा करते थे जिस चीज की भी मुझे जरूरत होती थी। इसका मतलब सिर्फ वही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। और वो ऐसा सोच ही रही थी कि जो मेट्स थे वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी एक मेट हाँफते हुए कहती है कि इसे चोट लगी है पर फिर भी ये कितनी तेज भाग रही है। और जो दूसरी मेट थी वो कहती है कि योर हाइनेस आपको एक प्रॉपर लेडी की तरह एक्ट करना चाहिए। तभी हमारी फीमेल लीड हेल्प के लिए चिल्लाती है पर उसकी जो मेट्स थी वो उसका मुंह बंद कर देते हैं। तभी एक मेट उसे डराते हुए कहती है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो जो फॉर्मर हाई कॉन्सर्ट है यानी कि तुम्हारी मॉम वो तुम्हारे ऊपर थोड़ी मर्सी दिखाएंगी। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है कि अगर मैं वापस से चली गई तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। क्या मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूं और इन सबको फ्रीज कर दूं। तभी उसे रियलाइज होता है कि आखिरकार वो क्या सोच रही थी। मेरे पास जो पावर है वो एक मॉन्स्टर का है और अगर मैंने इस पावर का इस्तेमाल किया तो मैं भी एक मॉन्स्टर कहलाऊंगी। आखिरकार मैं क्या करूं, कोई तो मेरी मदद करो। तभी वो पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि दीवार के सामने वही येलो हेयर वाला लड़का था। तभी वो सोचती है कि ये बच्चा नहीं। तभी वो जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। और उसकी जो मेट्स थी वो उसे जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश कर रही थी। और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि प्लीज ये नोटिस कर लो कि मेरी जो मेट्स है वो मुझे कैसे ट्रीट कर रही है और अपने फादर को जाके बताओ। और वो लड़का सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड की मॉम पूछती है कि क्या तुमने उसे बिना किसी के नोटिस करे वापस ले आई। और वो मेड कहती है कि यस माय लेडी। और वो अपने मन में सोचती है कि अगर किसी ने देख भी लिया तो कोई बात नहीं क्योंकि ये जगह पैलेस के एकदम सुनसान कोने पे है तो ये बात कभी भी मिलाड के कानों तक नहीं पहुंचेगी। तभी वो घूर के हमारी फीमेल लीड की तरफ देखती है जो डर के मारे कांप रही थी। और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देके भागने की। और हमारी फीमेल लीड कांपते हुए सोचती है कि क्या वो सब मेरे साथ वापस से होगा। तभी उसकी मॉम उसके पास आके कहती है कि लगता है मुझे पहले तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। तभी एक मेड चिल्लाते हुए कहती है कि माय लेडी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जो रॉयल नाइट्स थे वो इसी तरफ आ रहे हैं। तभी उसकी मॉम हैरान होके सोचती है कि आखिरकार वो लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि जरूर उस लड़के ने रिपोर्ट करी होगी। तभी उसकी मॉम मेट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि किसी ने नोटिस नहीं किया और तुम यहाँ पे खड़े हुए कर क्या रही हो, जल्दी से इस कमरे को साफ करो। और वो मेट डरते हुए कहती है कि और प्रिंसेस के साथ क्या करें। तभी उसकी मॉम पीछे पलटती है, हमारी फीमेल लीड की मुंह और हाथों को बांध के एक अलमारी में बंद कर देते हैं और मेट से कहते हैं कि मेक श्योर करना कि ये कोई भी आवाज या फिर यहाँ से बाहर ना निकल पाए। और वो मेट कहती है कि यस माय लेडी। तभी वो वापस से अलमारी खोलती है और हमारी फीमेल लीड की तरफ देखते हुए कहती है कि
अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं श्योर नहीं हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। और ये कहते ही अलमारी को वापस से बंद कर देती है। तभी हमें कुछ नाइट्स के स्टेप दिखाया जाता है और सबसे आगे जो नाइट खड़ा हुआ था वो था ग्रैंड मास्टर ऑफ द रॉयल नाइट्स ब्रूनो ल्यूमैन। और वो हाई कॉन्सर्न एलिशिया को ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं होप करती हूँ कि आप ठीक है। और हमारी फीमेल लीड की मॉम कहती है कि हेलो सर ब्रूनो, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। और पूछती है कि आखिरकार एम्परर के नाइट यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी सर ब्रूनो कहते हैं कि एम्परर के ऑर्डर पे प्रिंसेस को चेक करने के लिए वो लोग आए हैं। तभी वो एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी के साथ उसका कोई अच्छा संबंध है। और ये सुन के सर ब्रूनो कहते हैं कि मैं सिर्फ एम्परर के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ माय लेडी। तभी वो एक केयरलेस चेहरा बनाते हुए कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, पर तुम देख सकते हो कि वो यहाँ पे नहीं है। और अपने एम्परर से कह देना कि वो अपने एटिकेट लेसन के बाद सोने चली गई थी। तभी सर ब्रूनो कहते हैं कि क्या आप एम्परर के ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर रही हैं। हमारी फीमेल की मॉम उसे घूरते हुए कहती है कि मैंने जो कहा वही होगा और तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों की वजह से प्रिंसेस को उसकी नींद से उठाऊं। तभी सर ब्रूनो कहते हैं कि मैं तो बस एम्परर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तभी वो उन नाइट्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना वो सो रही है। क्या मेरी बात तुम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती? क्योंकि मैं एक पावरलेस ओल्ड कॉन्सर्ट हूँ। मैं तुम लोगों को मेरी बेटी से मिलने नहीं दूंगी जब तक एम्परर खुद नहीं आ जाता। तभी वो जगह कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसके बाद खामोशी तोड़ते हुए सर ब्रूनो अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं कि आपके प्रीशियस टाइम को इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ कर दें। और हमारी फीमेल लीड अलमारी के अंदर ये सब कुछ सुनते हुए सोचती है कि नहीं, अगर ये लोग अभी यहाँ से चले गए तो मेरा अंत बिल्कुल वैसा ही होगा। तभी कोई कहता है कि यहाँ पे इतना शोर क्यों है। और ये आवाज सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एम्परर खुद यहाँ पे आया है। एम्परर को देख के सर ब्रूनो उनके आगे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दे, मैं प्रिंसेस के बारे में पता नहीं लगा पाया। तभी एम्परर कहता है कि मुझे पता था, इसीलिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। हमारी फीमेल लीड की मॉम कहती है कि योर मैजेस्टी, आपके जैसा एक बिजी पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर आप सच में उससे मिलना चाहते हैं तो हम आपके लिए अलग से टाइम अरेंज करके मीटिंग कर सकते हैं। तभी एम्परर कहते हैं कि नहीं, मुझे उससे अभी मिलना है और वैसे भी वो मेरी अपनी छोटी बहन है। क्या मुझे उससे मिलने के लिए भी कोई रीजन चाहिए? तभी एम्परर उसे अपनी ठंडी नजर से घूरते हुए कहती है कि बताओ बैलरीन कहाँ पे है। तभी उसकी मॉम घबराते हुए एम्परर से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों इतने क्लोज हैं और अगर आप उससे ऐसे अचानक मिलेंगे तो शायद वो सरप्राइज हो जाएगी। तभी वो अपने मन में सोचती है कि हमें 9 सालों तक इग्नोर करने के बाद आखिरकार ये एम्परर यहाँ करने क्या आया है। तभी एम्परर उसे कहते हैं कि मुझे पता चला कि एम्पायर की इकलौती प्रिंसेस को अपने ही मेट्स द्वारा घसीटते हुए ले जाने को देखा गया है। ये सुन के हमारी फीमेल लीड की मॉम शॉक हो जाती है और तभी वो स्माइल करते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी, आपकी इस बात का मतलब क्या है? यहाँ पे मौजूद किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और ये बात सुन के एम्परर गुस्से में हंसते हुए नाइट्स को ऑर्डर देते हैं कि पूरे महल को छान मारो और बैलरीन को ढूंढ निकालो। ऐसा कहते ही जो नाइट्स थे वो महल की तलाशी लेने लगते हैं और वो कहती रहती है कि योर मैजेस्टी, आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? तभी वो और ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आखिरकार आप किसी रूमर पर भरोसा करके ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी वो किसी को देखते हुए थोड़ी सी हैरान होती है और सोचती है कि प्रिंस एलन। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वही येलो हेयर वाला बच्चा आया था जो कि असल में एक प्रिंस था।
तभी प्रिंस एलन सबके सामने कहते हैं कि ये कोई रूमर नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से वो सब होते हुए देखा था। और जो हमारी फीमेल लीड की मॉम थी वो घबराते हुए सोचती है कि आखिरकार इतने सारे लोगों में क्राउन प्रिंस ही क्यों। और हमारा एम्परर क्राउन प्रिंस एलन से कहते हैं कि मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी प्रिंस एम्परर से कहता है कि पर मैं ही था जिसने ये सब कुछ पहले देखा था और इसका मतलब मुझे इन सारी चीजों का अंत भी मेक श्योर करना पड़ेगा। और जो एम्परर था वो कहता है कि गुडनेस, तुम ऐसे टाइम पे भी इतने ज्यादा जिद्दी कैसे हो सकते हो। और ये सब कुछ देख के फीमेल की जो मॉम थी वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी। तभी एम्परर एलिशिया से कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम पहले ही सब कुछ एडमिट कर लो और नाइट्स के ढूंढने से पहले ही बता दो कि आखिरकार वैलेरिन कहाँ पे है। और एलिशिया कहती है कि मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। तभी एम्परर गुस्से में चिल्लाते हुए एलिशिया से कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझसे कब तक झूठ बोलती रहोगी। और एलिशिया भी गुस्से में दांत खींचते हुए कहती है कि मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। और तभी उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तभी प्रिंस अलमारी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि उस अलमारी को चेक करो, मुझे लगता है कि वो वहीं पे होगी। और जो एलिसिया थी वो ये सुन के शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं। पर तब तक हमारा प्रिंस आगे बढ़ते हुए उस अलमारी को खोल देता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड बंधी हुई थी। तभी तभी जो प्रिंस था वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए ही आया हूँ, तो तुम चिंता मत करो। तभी वो उसके हाथों को खोलते हुए कहता है कि ये जरूर दर्द कर रहा होगा पर ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी हमारी फीमेल लीड एम्परर को देखते हुए कहती है कि आखिरकार मैं उनसे मिल ही गई। और वो सोचती है कि मेरे पास अभी हेजिटेट करने का समय नहीं है। तभी वो एम्परर के सामने घुटने टेकते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी प्लीज मेरी मदद करे और मुझे बचा लीजिए, मैं वो हर एक चीज करूंगी जो आप कहेंगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। और उसकी मॉम पीछे चिल्लाते हुए कहती है कि वैलेरिन आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। और जो एम्परर था वो ये सब देखते हुए सोचता है कि लगता है अब यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं बचा। तभी एम्परर अपने नाइट्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि सारे मेड और सर्वेंट्स को बंदी बना लो जिसने भी प्रिंसेस वैलेरिन को बुली किया था, और हाई कॉन्सर्ट एलिसिया को भी छोड़ना मत। ये ऑर्डर मिलते ही जो सारे नाइट्स थे वो एक साथ कहते हैं कि ये सर, और सारे लोगों को बंदी बनाने लगते हैं। और जितने भी सर्वेंट्स और मेड थे वो सारे चिल्लाते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और ये सब देख के हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा ही घबरा रही थी। तभी जो प्रिंस था वो हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ता है उसे शांत करने के लिए। तभी एम्परर उन दोनों के सामने आते हुए कहता है कि वैलेरिन एलेन चलो यहाँ से चलते हैं, जो नाइट्स हैं वो सब कुछ संभाल लेंगे। और हमारी फीमेल लीड एम्परर को ही देख रही होती है कि तभी वो कुछ सुन के शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी ही माँ को बिट्रे करने के बाद इस महल में जिंदा रह सकती हो। तभी सर ब्रूनो उनका मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद एम्परर उसके सामने आते हुए उसे घूरते हुए कहते हैं कि तो ये है तुम्हारा असली चेहरा एलिशिया। तभी वो सर ब्रूनो को ऑर्डर देते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसे अच्छे से इंट्रोगेट करना और के जो सारे पिछले के क्राइम हैं वो भी पता लगाना। और सर ब्रूनो कहते हैं कि यस योर मैजेस्टी। उसके जाने के बाद एम्परर चैन की सांस लेते हैं और अपना हाथ हमारी फीमेल लीड की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि चलो अब तुम्हें यहाँ से ले चलते हैं। और हमारी फीमेल लीड एम्परर का हाथ अपनी तरफ आते हुए देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। और उसे ऐसे डरते हुए देखकर एम्परर कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। और वो अपना कोट हमारी फीमेल लीड को पहनाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी एम्परर उसके सामने झुकते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी चलने की हालत में हो, अगर तुम अलाउ करो तो क्या मैं तुम्हें कैरी कर लूं। और हमारी फीमेल लीड कहती है कि क्या ये ठीक होगा। तभी एम्परर उसे अपनी गोदी में उठा लेता है
और हमारी फीमेल लीड उसे धीरे से थैंक यू कहती है और जो प्रिंस था वो भी उसके सामने स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर अब हमें मेन पैलेस चलना चाहिए। तभी एम्परर प्रिंस से कहते हैं कि आज तुमने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा तारीफ करना चाहता हूँ, पर तुम्हें ऐसे अकेले बिना कोई परमिशन के नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही प्रिंस थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है कि इसने मेरी मदद की जैसा मैंने सोचा था, पर अभी जो मैं वार्मथ फील कर रही हूँ ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है मेरे लिए। और वो सोचने लगती है कि थोड़ी देर पहले मैं उस फ्रोजन पैलेस में अकेले मर रही थी। क्या ये सब कुछ जो हो रहा है क्या वो सच है? क्या ये कोई सपना तो नहीं? क्या पता मैं वापस से वही जगह पे चली जाऊं। तभी हमारा प्रिंस वैलेरिन को उसके नाम से पुकारते हुए कहता है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है? और वो हमारी फीमेल को बहुत ही फिक्र भरी नजरों से देख रहा होता है और उसे ऐसे उसके लिए चिंता करते हुए देखकर हमारी फीमेल उसे कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और वो ऐसा कहते ही अपना मुंह छुपा लेती है। तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने दिल में सोचती है कि ये सच है जो भी मैं अभी फील कर रही हूँ, और इन लोगों के चेहरे पे मेरे लिए जो फिक्र है वो कोई ड्रीम नहीं हो सकता। मैं बस थोड़ी देर और ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो एम्परर था वो उन दोनों बच्चों को अपनी गोदी में उठाए हुए ले जा रहा था। एक तरफ हमारी फीमेल थी और दूसरी तरफ हमारा क्राउन प्रिंस था, और ये जो सीन था ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। तभी हम देखते हैं कि जो बटलर था वो हमारे एम्परर को ग्रीट कर रहा होता है और वो हमारी फीमेल की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैं रॉयल डॉक्टर को बुलाऊं? और जो एम्परर था वो कहता है कि हाँ, और कहता है कि मैं अभी वैलेरिन को तुम्हारे हवाले छोड़ देती हूँ, और एम्प्रेस और मेरी जो माँ है वो कहाँ पे है? तभी बटलर कहता है कि वो लोग ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, और एम्प्रेस कहते हैं कि ठीक है, तो फिर वैलेरिन को अपने कमरे में ले जाओ और डॉक्टर से उसे अच्छी तरह से चेक करने को कहना। तभी एम्प्रेस एक मेड को कहते हैं कि अब से तुम वैलेरिन का ख्याल रखोगी, और जो मेड थी वो हमारी वैलेरिन को गोदी में लेते हुए कहती है कि अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी योर हाइनेस। और जो मेड थी उसका नाम था लिली। और जो हमारा क्राउन प्रिंस था वो भी अपने फादर से जिद करने लगता है कि वो भी फीमेल के साथ ही जाएगी, और उसे ऐसा करते हुए देख के जो हमारा एम्परर था वो कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। और ये बात सुन के जो हमारा प्रिंस था वो तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, और एम्परर पीछे से कहते हैं कि इनका जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा ही अद्भुत है। भले ही ये दोनों बच्चे हैं पर इनका रिश्ता आंट और नेफ्यू का है। तभी बटलर एम्परर से पूछते हैं कि क्या प्रिंसेस के साथ कुछ हुआ है? और जो एम्परर था वो बताता है कि मुझे लगा था जो एलिशिया है वो अपनी बेटी को लेके थोड़ी ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है, पर मुझे नहीं पता था कि वो उसके साथ ये सब करती है। और जल्दी से जो डॉक्टर है उसे बुलाओ और उसे अच्छे से चेक करने को कहना उसे, और उसकी हर एक रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए। तभी जो बटलर होता है वो कहता है कि इसीलिए जो प्रिंसेस थी उसके गाल सूजे हुए थे, और उसके बाद तो वहाँ से जो एम्परर था वो चला जाता है। फिर हमें एक दूसरे कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो लेडी बैठी हुई थी जिन्होंने डार्क ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ था वो एम्परर की माँ थी, और जो राइट साइड में व्हाइट ड्रेस में जो लेडी बैठी थी वो एम्प्रेस थी। और वहाँ पे हमारा एम्परर आते हुए कहता है कि मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। और तभी और जो एम्प्रेस थी वो कहती है कि क्या कुछ हुआ है और एलन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तभी एम्परर कहता है कि मुझे आप दोनों से कुछ डिस्कस करना है, और तभी सीन चेंज होता है और हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक कमरे में बैठी हुई थी और उसके सामने ही एक मिरर रखा हुआ था जहाँ पे वो आपको देख रही होती है, और वो जो उसकी मेड थी वो उसके घाव को देख रही होती है। और हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है कि मैं अभी 9 साल की हूँ और मैं अपनी लाइफ के इस समय को भूल नहीं सकती। और वो याद करने लगती है कि जब सारे लोग रात में सो जाते थे तब वो चुपके से उस म्यूजिक बॉक्स को ऑन करती थी और गाने सुनते हुए इमेजिन करती थी क्या उसकी लाइफ ऐसे ना हो कि अगर एक हैप्पी फैमिली होती बिल्कुल उसकी फैमिली की तरह। पर वो हमारे प्रिंस को देखने लगती है
और वो सोचती है कि उसने मेरे घावों को देखा और उसके बाद वो उससे माफ़ी माँगने लगती है। और जो हमारा प्रिंस था और वो ये सुन के कहता है कि क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है? और हमारी फीमेल कहती है कि तुमने मेरी वज़ह से कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। तुम ज़रूर डर गए होंगे। तभी जो प्रिंस था वो कहता है कि तुम्हें माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो तुम मुझे थैंक यू कह सकते हो। और मेरी मॉम कहती है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो लोग अच्छे बच्चे होते हैं। तो अगर तुम सॉरी की जगह थैंक यू कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन प्रिंस को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प के लिए। और ये सुन के हमारा जो प्रिंस होता है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है और हमारा प्रिंस कहता है कि लगता है कि डॉक्टर आ चुके हैं और वो उसे अंदर आने को कहते हैं। और हमें रॉयल डॉक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम काइना रायन होता है। तभी वो अंदर आती है और उन दोनों को ग्रीट करती है और वो हमारे प्रिंस को कहती है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? प्रिंस ये सुन के कहता है कि पर क्यों? और हमारा डॉक्टर कहता है कि ये उनके ट्रीटमेंट के लिए है। और हमारे प्रिंस को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और जाने से पहले बैलरिन से कहता है कि मैं बाहर ही हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो बुला लेना। और जाते हुए वो डॉक्टर से कहते हैं कि उसे थोड़ा-सा भी हर्ट मत करना, ठीक है? और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाते ही जो डॉक्टर हैं वो हमारी फीमेल लीड की हाथों पे दवाई लगाने लगती है और उसे देखते हुए डॉक्टर सोचते हैं कि अगर इसकी जगह कोई और आम बच्चा होता तो शायद वो इतने पेन में रो रहा होता, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही शांत लग रही है। तभी उसकी हाथों की पट्टी हो जाती है और उसके बाद हमारी फीमेल लीड कहती है कि क्या अब मैं अपने जो अंदर के घाव हैं क्या मैं वो दिखाऊँ अब? और वो डॉक्टर से कहते हैं कि आप इसी वज़ह से तो आपने प्रिंस को यहाँ से बाहर निकाला। तभी जो डॉक्टर है वो कहते हैं क्या तुम्हें पहले से पता था? कहते कि हाँ, मुझे पता है कि आप इन सब की रिपोर्ट एम्परर को देने वाले हैं, तो अब मैं अपने घावों को आपको दिखाती हूँ। और ऐसे कहते ही कि वो अपने कपड़ों के बटन खोलने लगते हैं, पर उसके जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा ही काँप रहे होते हैं। और डॉक्टर फिर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हेल्प करती हूँ। तो उसकी ट्रीटमेंट करने लगती हैं और उसके बाद उसकी पूरे जो शरीर में चोट थे उसको देख के जो डॉक्टर थे वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। फिर उसकी सारी मलहम पट्टी करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और हमारी फीमेल लीड कहती है कि थैंक यू। और वो जो डॉक्टर थी वो सारी रिपोर्ट लिखने के बाद एम्परर को भेज देता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि उसके जो शरीर में घाव है वो बहुत पुराने हैं और बहुत ज़्यादा ही उसके शरीर में चोट है, उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया था। और ये सभी वो उस रिपोर्ट में लिख के एम्परर को भेज देते हैं। तभी हमारी बैलरिन कमरे से बाहर आती है और जो मेड थी वो कहती है कि गुड जॉब योर हाइनेस। और हमारा प्रिंस था वो भी उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें ज़्यादा हर्ट तो नहीं हुआ ना? और हमारी फीमेल कहती है कि नहीं, ये और ज़्यादा दर्द नहीं कर रहा है। और वो हमारे प्रिंस को थैंक्स करता है कि उसकी इतनी फिक्र करने के लिए। और हमारा प्रिंस हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अब चलो फादर से मिलने चलते हैं। तभी सीन चेंज होता है और कोई कहता है कि फॉर्मर प्रिंसेस और प्रिंस एलन आ रहे हैं और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो उस कमरे में आ चुकी होती है और कहती है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा डाउन क्यों लग रहा है। तभी वो सोचती है कि ज़रूर जो एम्परर है उन्होंने एम्प्रेस और उनकी माँ को सब कुछ बता दिया होगा और वो सोचती है कि ज़रूर वो मेरी बातों का भी भरोसा करेंगे। फिर एम्परर कहते हैं कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट मुझे भेजी थी वो मैंने पढ़ा है और वो बैलरिन से कहता है कि मैं बस इमेजिन ही कर सकती हूँ कि तुमने कितना ज़्यादा सफ़र किया होगा, पर मैं तुम्हारा शुक्रिया भी करना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्रेव रहने के लिए। और वो कहता है कि मैंने भले ही अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो, पर जो तुम्हारी माँ है उनके पास जो टाइटल है इसी वजह से हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और उनके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। तभी जो
इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि वैलेरिन, हम यहाँ इसीलिए हैं ताकि हम तुम्हारे साइड की स्टोरी जो है वो सुन सके, तो क्या तुम हमें अपनी स्टोरी बताओगी? तभी हमारी वैलेरिन कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और वो कहते हैं कि वो सब कुछ बताने लगती है और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही हर्ट थी और बहुत ज़्यादा ही लोनली थी और मैं इस सब से थक गई थी और मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैं वहाँ से भाग गई। तभी चैम्बर ये सब सुनने के बाद गुस्से में कहता है कि तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों हेल्प के लिए नहीं पूछा था, मेरे पास क्यों नहीं आए थे? तभी वो रुकता है और कहता है कि नो, नेवर माइंड, अभी मैंने जो कहा वो। तभी वेलरिन कहती है कि उसकी जो माँ थी वो उसे एक मॉन्स्टर बुलाती थी और कहती थी कि कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा अगर तुम किसी से हेल्प मांगोगी, इवन अगर तुम एम्परर से भी हेल्प मांगोगी तो भी वो तुम्हारा कोई भी मदद नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके एनिमी की डॉटर हो। और ये सारी बात वो एम्परर से कह रही होती है कि मैं आपकी दुश्मन की बेटी हूँ, इसीलिए आप मेरी मदद नहीं करेंगे। और ये सुनने के बाद जो एम्परर की माँ थी वो कहती है कि क्या इतने सालों से वो अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करती थी? और एम्परर भी कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने जो मेड इसके देखभाल के लिए रखे थे वो भी एलिशिया का ही साथ देंगे और इसके साथ ये सब करेंगे। और वो एलिशिया से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे सच पता करने में इतना ज्यादा समय लग गया। और हमारी वेलेरिन, उसकी आंखों से तो आंसू निकल रहे होते हैं। तभी जो प्रिंस था वो आता है और हमारी फीमेल लीड को जोर से हग कर लेता है और कहता है कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, जिन सारे लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया वो लोग मॉन्स्टर है, तुम नहीं, तुम्हें और सफर करने की जरूरत नहीं। और वो सब कह ही रहा था कि हमारी वेलेरिन भी और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो भी उसको गले लगाती है और फूट फूट के रोने लगती है। तभी जो एम्प्रेस थी वो भी उनको आके दिलासा देने लगते हैं कि वेलेरिन अब सब कुछ ठीक है। और वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इस छोटी सी बच्ची ने कितना कुछ सहा होगा। तब हमें उन तीनों की बातें बताई जाती है। वो कहती है कि अब ये सब कुछ हमें ही संभालना पड़ेगा, उसने वेलेरिन के साथ जो भी किया है उसका उसे सजा जरूर मिलेगा। और जो एम्परर की माँ थी वो भी कहती है कि इस सब के बाद उसे माफ करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, उसे बहुत बड़ा सजा देना ही पड़ेगा। और जो एम्परर है वो भी कहता है कि हाँ, मैं भी आपसे सहमत हूँ, एक छोटी सी पनिशमेंट उसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो दोनों रोते रोते सो गए होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हमारी जो फीमेल लीड थी उसकी आँख खुलती है और जो प्रिंस था वो भी उठ जाता है और वो हमारी हीरोइन से कहती है कि क्या तुम अच्छे से सोई वेलेरिन? पर जो वेलेरिन थे वो पूछती है कि पर हम हैं कहाँ पे? वो कहता है कि ये फादर का बेड चेम्बर है। वो कहता है कि और हमारा प्रिंस तो अभी तक आधे नींद में होता है। और हमारी जो हीरोइन थी वो जो प्रिंस था उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि यार तुम्हारी आंखें तो सूज गए हैं। और जो प्रिंस था वो भी कहता है कि यार तुम्हारी आंखें भी तो सूज गए हैं, हम दोनों ही तो रो रहे थे। और ये सुनते ही और ऐसे ही वो दोनों हंसने लगते हैं। और हमारी फैमिली तो बहुत जोर से ही हंस रही थी और वो सोचती कि ये पहली सुबह है मेरी जो ऐसे गुजरी है। और हमें दिखाया जाता है जो विंटर था वो अभी जाने लगता है और जो स्प्रिंग है वो आ रहा होता है। उसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है और जो वहाँ पे सर ब्रूनो थे वो कह रहे थे कि और वो सर ब्रूनो थे वो जो सारी मेट थी उनसे गुस्से में पूछताछ कर रहे होते हैं। और जो मेट्स थी वो तो कह रहे थे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और हमारे पास तो कोई चॉइस भी नहीं थी ना। और ऐसे ही करते वो एक दूसरे की गलतियां बता रहे होते हैं। तभी जो एम्परर होता है वो एलिशिया की तरफ देख जो जेल में बंद होती है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे जो सारे सर्वेंट थे वो एक दूसरे की सारी जो बातें हैं वो बता रही है और उन्होंने सब कुछ एडमिट भी कर लिया है और अभी तुम्हारे पास कोई नहीं है। और तभी हम कुछ मेट्स को गॉसिप करते हुए देखते हैं और जो एम्परर था वो सोचता है कि कुछ भी हो, वो एक हाई कॉन्सर्ट थी तो इसी वजह से जो गॉसिप थी वो बहुत ज़्यादा ही फैल गई। पर कुछ भी हो, पहले मुझे उसके जो टाइटल है वो उससे छीनना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको पनिश करना पड़ेगा। और जो एम्परर है वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है पर मैं असल में सच में थोड़ी सी बैलरीन को लेके चिंता में हूँ क्योंकि
इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही काम है और इन सब में बहुत ज़्यादा ही मैच्योर एक्ट कर रही है। अभी कोई कहता है कि प्रिंसेस वैलेरिन यहाँ पे आ रहे हैं और जो एम्परर था वो देखता है कि उसके साथ प्रिंस भी आया हुआ है और हमारा प्रिंस तो बहुत ज़्यादा ही हंसते हुए आया हुआ था और हमारा जो एम्परर था वो कहता है कि तुम भी वैलेरिन के साथ आए हो और जो प्रिंस था वो कहता है कि ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम। ये जो एम्परर है वो था तभी एम्परर वैलेरिन से कहता है कि अभी जो मैं बताने वाली हूँ तुम उसे अच्छे से सुनना, ठीक है? तो और वैलेरिन कहती है कि ठीक है। तभी एम्परर कहता है कि जो एलिशिया है यानी कि तुम्हारी मॉम, मैं उसे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देने वाला हूँ और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि ये वही सेंटेंस है जो मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरी मॉम को दिया गया था और वो सोचती है कि मेरे पास्ट लाइफ में यहाँ पे 2 इंसिडेंट हुए थे एलिशिया और पॉइजन को लेके। फर्स्ट टाइम जब उसने जो एम्परर की माँ थी कैटरीना उसे मारने की कोशिश किया था उन्होंने और इसी वजह से उसे रॉयल फैमिली से अलग कर दिया गया था और उसे एक सुनसान महल में रहने के लिए फोर्स किया गया था और दूसरी बात इन सब के बाद उसने जो एम्प्रेस थी उसे भी पॉइजन देने की कोशिश किया था और इसी वजह से उसे डेथ सेंटेंस दिया गया था और उसके बाद ही मुझे उस स्नोई माउंटेन में कैद करने का ऑर्डर मिला था। पर इस बार बात अलग है, ये सब कुछ पहले ही हो रहा है, इसका मतलब मुझे इस बार उस पैलेस में नहीं जाना पड़ेगा। तभी जो एम्परर था वो थोड़ा गंभीर होते हुए वैलेरिन से कहता है कि वैलेरिन तुम्हें इन सब में अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा बुरा किया और जो मेरी माँ है उनको भी पॉइजन देने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसे ये सज़ा मिल रही है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ उसका फॉल्ट है। और जो हमारी वैलेरिन है वो एम्परर को देखते हुए सोचती है कि वो मेरे बारे में चिंता है कि मेरी मॉम को एग्जीक्यूट किया जाएगा और वो अपनी जो कपड़ा था वो पकड़ते हुए कहती कि मैं इन सब के बारे में प्रिपेयर थी जैसे ही मैं उठी और मैं इन सब में बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं कर रही हूँ और वैलेरिन कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी एम्परर जो था वो स्माइल करते हुए कहता है कि जो एग्जीक्यूशन का डे है वो 2 दिन बाद है और अभी वो सबसे अलग एक जेल में बंद है और जब तक वो दिन नहीं आ जाता वो वहीं पे कैद रहेगी। और जो बैलरीन है वो एम्प्रेस से पूछती है कि क्या उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया था। तभी एम्प्रेस कहता है कि नहीं, उसने ये सारी बातों को डिनाई कर दिया, पर तुम चिंता मत करो, जो उसके सर्वेंट थे उन्होंने सब कुछ एडमिट कर लिया और एक दूसरे के बारे में जितनी भी बातें थी वो भी कबूल कर लिया। और जो बैलरीन थी वो एम्प्रेस के सामने झुकते हुए कहती है कि आपने मेरे लिए जितना भी कुछ किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। और जो एम्परर था वो वैलेरिन को देखते हुए कहती है कि अपना सिर उठाओ, ऐसे झुकने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। तुम्हारी एज बिल्कुल एलन की एज जितनी ही है, पर तुम बहुत ज्यादा ही मैच्योर हो, पर तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही जल्दी ग्रो अप हो गई हो और मैच्योर भी हो। तभी जो एम्परर था वो प्रिंस की तरफ देखते हुए सोचता है कि अभी मैं अगर सोचूं तो एलन, तुम बैलरीन को उसके नाम से क्यों बुलाते हो? भले ही वो तुम्हारी सेम एज की है पर वो मेरी बहन है, इसका मतलब तुम्हें उसे आंट बैलरीन कहना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो हमारी बैलरीन होती है वो तो शॉक हो जाती है। माय सिस्टर आंट बैलरीन, क्या आप सब मुझे ऐसा कह के बुलाएंगे? और जो प्रिंस था वो सोचता है कि पर मैं तो उसे उसके नाम से ही बुलाना चाहती हूँ। और जो एम्परर होता है वो कहता है कि पर तुम उसे ऐसे ही उसके नाम से बुला नहीं सकते, एटलीस्ट तुम्हें उसकी परमिशन तो लेनी चाहिए पहले तो। और जो प्रिंस होता है वो तो बहुत उम्मीद भरी नजरों से हमारे बैलरीन की तरफ देखता है और कहता है कि बैलरीन, और कहता है बैलरीन कहती है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पीपल है पर कोई भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता। तभी जो बैलरीन कहती है कि क्योंकि तुम क्राउन प्रिंस हो ना, इसी वजह से। पर वो तो बहुत पपिया इसके साथ कहता है कि तो फिर क्या तुम अकेली इंसान हो जो मुझे मेरे नाम से बुलाती है बैलरीन, तो क्या मैं भी तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं? तो बैलरीन कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम बोल सकते हो। फिर जो प्रिंस होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर कहता है कि सच्ची में, और वो अपने फादर से कहता है कि
फादर देखो उसने कहा मैं उसे उसके नाम से बुला सकता हूँ। और जो एम्परर है वो भी हँसते हुए कहता है कि ठीक है तो फिर। और वो तो हमारी फीमेल को गले लगा लेती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ बैलरिन। और हमारी जो बैलरिन होती है वो भी कहती है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और हमें डायरेक्ट 2 दिनों के बाद दिखाया जाता है जो एग्जीक्यूशन का डे होता है उस दिन का। तभी मतलब वो दोनों ऐसे ही सोफे में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे होते हैं। और जो बैलरीन होती है वो सोचती है कि अभी कुछ देर बाद ही वो समय आने वाला है। और वो थोड़ी मतलब परेशान लग रही होती है। तभी एक पुतला रहता हुआ कहता है कि माफ़ करिए प्रिंस, पर दोनों बाहर नहीं जा सकते हैं। आप छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही क्रूएल बात हो जाएगी। इसी वजह से हिज मैजेस्टी ने आप दोनों को बाहर जाने से मना किया है। और जो बैलरीन होती है वो शॉक होते कहती है कि क्या? और वो उसके बाद कहती है कि ठीक है तो फिर। और वो वहीं पे वापस से बैठ जाती है। तभी जो प्रिंस था वो अपना किताब बंद करके कहता है कि तो फिर चलो। पर हमारी हीरोइन कहती है कि पर कहाँ? हमें तो जाने के लिए मना किया गया है ना? पर वो कहता है कि हमें तो बस वहाँ जाने के लिए मना किया, पर हम तो कहीं और तो जा ही सकते हैं। और वो हमारी फीमेल लीड की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तो हम वहाँ ना जाके कहीं और जाएंगे, ठीक है? और फिर वो कहता है कि ट्रस्ट में वैलेरिन, ये ठीक होगा। और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए? और ऐसा सोचते सोचते ही वो उसके हाथों को पकड़ लेती है। वो दोनों कमरे के बाहर देखते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं पीछे से कोई कहता है कि प्रिंसेस वैलेरिन, प्रिंस एलन, आप दोनों आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? और वो बेचारे तो डर गए थे। और वो कोई और नहीं बल्कि सर ब्रूनो ही होते हैं। और सर ब्रूनो जो एम्परर है उनके राइट हैंड मैन भी हैं। तभी जो हमारा प्रिंस था वो हंसते हुए सर ब्रूनो से कहते हैं कि सर ब्रूनो, क्या मैं आपसे एक फेवर मांगूं? तो सर ब्रूनो कहते हैं कि अच्छा बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तो प्रिंस बहुत ही ज़्यादा ही हंसते हुए कहता है कि क्या हम दोनों मेन गेट तक जा सकते हैं? और सर ब्रूनो कहते हैं पर क्या? और कहते हैं कि माफ़ कीजिए पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकती हूँ। तो जो प्रिंस था तब वो कहता है कि मैं फ्री में नहीं पूछ रहा, ये अंकल हमेशा कहते हैं कि अगर तुमको कुछ चाहिए तो पहले उसके लिए तुम्हें कुछ देना पड़ता है। तभी वो एक शरारत भरी मुस्कान देते हुए कहता है कि आपको याद 6 महीने पहले किसी ने फादर का जो प्रीसियस वास था वो तोड़ दिया था। और मुझे पता है ये मम्मी नहीं बल्कि आप थे। और ये सुनने के बाद सर ब्रूनो की हालत तो एकदम देखने लायक हो जाती है। बेचारा तो शॉक हो जाता है और वो कहते हैं कि "आपको कैसे पता चला?" तो प्रिंस कहता है मैंने आपको और मम्मी को बात करते हुए सुन लिया था। आपको पता है ना, मम्मी ने वो वास फादर को उनकी शादी से पहले अपने हाथों से खुद बना के उनको गिफ्ट में दिया था। और अगर फादर को पता चला कि वो वास और किसी ने नहीं बल्कि आपने तोड़ा है तो आप सोच ही सकते हो आपके साथ क्या होगा। और सर ब्रूनो तो बहुत ज़्यादा ही डर चुके होते हैं। और डर के मारे वो तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड ही चले जाते हैं। और और वो रोते हुए सोचता है कि भले ही ये बहुत ही प्यारा है, पर है तो उस एम्परर का ही बेटा ना। मेरी तो इन दोनों ने ही मेरा जीना हराम करके रखा है। और वो बेचारा अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए बैलरिन से कहती है कि क्या आप तो कुछ बोले? बैलरिन भी मासूम बनते हुए कहती है कि प्लीज़ ना, हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे। तो सरगुना सोचते हैं कि क्या सच में कि उससे अभी भी मिलना चाहती है। और तभी उसको जेल में एलिशिया का ख्याल आता है और फिर सिर पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है तो फिर। और तभी वो बाहर आ जाते हैं। और जो मेट्स थे वो उनको देखते हुए सोचते हैं कि यार हमने तो सोचा था कि जो प्रिंस और प्रिंसेस थे उनको बाहर आने से मना कर दिया गया था। तो फिर दूसरी मेट कहती है कि हाँ पर ये तो सर ब्रूनो के साथ आ रहे हैं, ज़रूर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो प्रिंस था वो तो बहुत हंसते हुए सर ब्रूनो से कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका जो सीक्रेट है वो कभी नहीं बोलूँगी किसी को। और जो सर ब्रूनो होते हैं वो कहते हैं ठीक है तो फिर। और सर ब्रूनो थे वो कहते हैं और मैं क्या ही कर सकता था। तभी वो उसे नीचे उतार देता है। तभी हम देखते हैं कि जो एलिशिया है उसे भी उसी रास्ते से ले जाया जा रहा था। और बैलेरिन भी उसे देखती है।
तभी उनके पीछे से कोई कहता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो? और उसे देखने के बाद सर्पिनो तो शॉक में चले जाते हैं और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एम्परर ही था। वो तो बहुत गुस्से में लग रहा था और सर्पिनो से कहते हैं क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं? और सर्पिनो डरते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी असल में तभी जो पीछे नाइट्स थे वो एम्परर को देखते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी हाँ, और वो तभी एम्परर को ग्रीट करने लगता है और एम्परर का नाम सुनते ही जो एलिशिया है वो भी उनकी तरफ देखता है और उसे बैलरीन दिखाई देती है और उसे इस तरफ देखते हुए एम्परर तो बैलरीन को अपने पीछे छुपाने लगता है और सोचता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। तभी जो एलिशिया थी वो बैलरीन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग तुमसे प्यार करेंगे? तुम्हारा हाल भी तुम्हारी माँ जैसा ही होगा। अगर मुझे चांस मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जो बैलरीन होती है वो एलिशिया को देखते हुए सोचती है कि अभी जब मैं सोचूं तो ये अब मुझे उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, पर तभी वो जो एम्परर था उसके पीछे थोड़ा-सा डरते हुए छुपने लगती है और जो एम्परर था वो बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो गया था और नाइट्स को ऑर्डर देते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पे बच्चे हैं। और जो नाइट्स और वो जो बैलरीन की मॉम होती है एलिशिया उसे पकड़ के वापस से ले जाने लगते हैं और जो एलिशिया होती है वो नाइट्स पर चिल्लाते हुए कहती है कि छोड़ो मुझे और वो बैलरीन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी और ये एम्परर ये भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और आखिर में वो जाते-जाते बैलरीन को एक बार स्माइल करते हुए देखती है और कहती है कि तुम्हारा भी अंजाम मेरे जैसा ही होगा। तभी कोई उसका मुँह बंद कर देता है और वो और कोई नहीं सर ब्रूनो ही होते हैं और नाइट्स से कहते हैं कि जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ। तभी जो प्रिंस था वो बैलरीन की तरफ देखते हुए कहता है कि उसकी बात मत सुनो बैलरीन। और जो बैलरीन होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैंने कुछ भी माइंड नहीं किया और वो अपनी मॉम को आखिरी बार देखते हुए उन्हें गुड बाय कहती है और वो वहीं पे खड़ी थी जब तक एलिशिया को वहाँ से लेके नहीं जाया गया और अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये सब खत्म हो गया। और जो एम्परर था वो कहता है कि लगता है मुझे जो नाइट है उन्हें अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा वापस से। और जो सर ब्रूनो थे वो भी कहते हैं कि हाँ योर मैजेस्टी मैं इन सबका ध्यान रखूँगा। और तभी जो एम्परर था वो सर ब्रूनो की तरफ देखते हुए कहता है कि इसमें तुम भी शामिल हो, समझे? कहता है कि हाँ योर मैजेस्टी। और जो बैलरीन होती है वो एलन से कहती है कि क्या सर ब्रूनो ठीक रहेंगे? तो एलन कहता है कि चिंता मत करो, सर ब्रूनो को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक रहेंगे। और तभी एम्परर उनकी तरफ एकदम भयंकर नज़रों से घूरते हुए कहता है कि वैसे तुम दोनों क्या सोच रहे हो? तुम दोनों को भी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। और ये सुनने के बाद वो दोनों भी डर जाते हैं और तभी एम्परर जो है वो बैलरीन की तरफ हाथ बढ़ाता है और बैलरीन तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी और जो एम्परर था वो बस उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि सर ब्रूनो अभी के लिए तुम बच्चों को पैलेस में ले जाओ, मैं बाद में आके तुम सबसे मिलूँगा। और बैलरीन भी उन्हें जाते हुए देख रही थी। तभी हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैलरीन और प्रिंस एलन दोनों बैठे हुए कुकी खा रहे थे और जो बैलरीन होती है वो खाते हुए सोचती है कि मुझे पता नहीं कि क्यों पर ये सब बहुत ही ज़्यादा ही अनरियल लगता है। और वो सोचती है कि मैं मरने के बाद वापस से उसी टाइम पे आ गई और अब जो हो रहा है वो बिल्कुल ही उस समय से एकदम अलग है। क्या हो अगर ये सब जो मैं देख रही हूँ वो एक इल्यूशन हो? और ऐसा सोच ही रही थी तभी जो प्रिंस था वो उसके हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है? तो बैलरीन कहती कि नहीं, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी बोरी हूँ और कुछ नहीं। तब जो प्रिंस था वो बैलरीन की तरफ देखते हुए कहता है कि बैलरीन ये हमेशा याद रखना कि
कुछ भी हो जाए, हम फैमिली हैं और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, ठीक है? और वैलेरिन कहती है कि फैमिली, और प्रिंस कहता है कि हाँ फैमिली। वैलेरिन कहती है कि क्या मैं एक फैमिली डिज़र्व करती हूँ? और वो कहता है कि क्या ये ठीक होगा मैं तुम्हारी फैमिली बनूँ? तभी जो प्रिंस था वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? जब से तुम पैदा हुए हो तब से हम फैमिली हैं। क्या तुम्हें मेरी फैमिली बन के अच्छा नहीं लगा? तो वैलेंटाइन कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। और वो हंसते हुए कहती है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। तभी कोई दरवाजे पे नॉक नॉक करता है और ये कोई नहीं, और ये बटलर होता है। और वो कहता है कि योर हाइनेस, आप, मैं होप करती हूँ कि आप इंजॉय कर रहे हो। तभी वो सरबनो से कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ थोड़ा अलग में बात कर सकते हैं? तो सरबनो कहते हैं कि ठीक है तो फिर, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वैलेरिन कहती है कि आखिरकार वो लोग कौन से बारे में बात कर रहे होंगे? तो प्रिंस वो भी खाते हुए कहता है कि शायद वो जो एग्जीक्यूशन है ना, शायद इसी बारे में बात करेंगे। और वैलेरिन सोचती है कि ये तो सच बात है, अभी इस मोमेंट पे बस यही एक चीज़ है जिसके बारे में बात की जा सकती है। थोड़ी देर बाद ही सर ब्रूनो वापस लौट आते हैं और कहते हैं कि जो एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका है और जो हिज मैजेस्टी है वो भी जल्दी ही पैलेस में आ जाएंगे। और जो वैलेरिन होती है कि मैंने नहीं सोचा कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। और फिर वो थोड़ा हेसिटेट करते हुए सर ब्रूनो से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप ट्रबल में पड़ गए, आई एम सॉरी। तो सर ब्रूनो वो झुकते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपने भी तो प्रॉमिस किया था ना कि आप वो वास वाली बात को सीक्रेट रखेंगे सबसे, तो इट्स ओके। वैलेरिन भी और हंसते हुए कहते हैं कि थैंक यू सर ब्रूनो। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और तभी जो प्रिंसेस है वो पूछती है, सर ब्रूनो अगर रिच मैजेस्टी वापस आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो सर ब्रूनो कहते हैं कि लगता है मुझे जो ट्रेनिंग राउंड है उसमें 10 राउंड मारना पड़ेगा और शायद लैप्स भी मारने पड़ेंगे, पर आप दोनों का क्या? और जो बैलरीन और जो एलन होते हैं वो दोनों भी सोचने लगते हैं। तभी एलन कहता है कि बैलरीन क्या तुमने कुछ सोचा? अगर फादर वापस आ गए तो तुम क्या करोगी? तो बैलरीन कहती है कि मेरी वजह से ही हम दोनों बाहर गए, तो अगर किसी को पनिशमेंट मिली तो ये मैं ही होंगी ना। तो प्रिंस एलन कहते हैं कि पर बैलरीन, तो विलन गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना, ये मेरी गलती थी, मेरी वजह से बाहर हम गए थे तो पनिशमेंट भी मुझे ही मिलेगी, समझे? और उसे इतना गुस्से में देख के तो प्रिंस एलन तो थोड़ा डर गया था। तब जो प्रिंस एलन है वो बैलरीन से कहती है कि पर फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ मुझसे चाहिए? बैलरीन कहती है पर मुझे भला तुमसे क्या चाहिए? तो तभी जो प्रिंस एलन होता है वो उसे थोड़ा दूर लेते हुए जाके उसके कानों में कुछ कहने लगता है। और जो बैलरीन होता है कि एलन क्या तुम सच में सीरियस हो? तो एलन हंसते हुए कहता है कि यार सच्ची में मैं कह रही हूँ ना, अगर तुम फादर के सामने ऐसा करोगे तो सच में वो तुमको माफ़ कर देंगे। और वो तो एकदम बड़ा ही कॉन्फिडेंस था और हाथ मारते हुए कहता है कि चिंता मत करो यार, मेरा प्लान सबसे बेस्ट है, समझे? तो वैलेरिन थोड़ा डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। वो प्रिंस एलन कहता है कि यार चिंता क्यों कर रही हो, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा ऐसा। तभी कोई कहता है कि प्रिंस एलन, प्रिंसेस वैलेरिन, हिज मैजेस्टी आ चुके हैं और वो आप दोनों को बुला रहे हैं। और वो दोनों तो एकदम पूरा शॉक हो जाते हैं कि अरे यार इतनी जल्दी वो आ भी गए। तभी हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है, कहता है कि चलो अब तुम दोनों की जो एक्सक्यूजेस हैं वो सुनते हैं। और वैलेरिन तो वो तो बहुत ज़्यादा ही डर गई होती है और वो सोचती है कि अब मेरा क्या होगा।